हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 5th का चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ प्राइसिंग को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइसिंग। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइसिंग। अब कैसे हम डिटर्मिन करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, हम उसे डीपली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, a company has to keep in mind various factors while determining the price of the product। ठीक है, कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटर्मिन करेगी तो उसे वेरियस फैक्टर्स जो हैं उसे माइंड में रखना होगा while डिसाइडिंग और while डिटर्मिनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक पॉइंट दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की, वो डिटर्मिन करेगा कि कैसा प्रोडक्ट का प्राइस होगा। ठीक है, अब कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी उस प्रोडक्ट की, एंड उसकी प्रमोशन कॉस्ट कितनी थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी थी, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी थी। ये सारी कॉस्ट को अगर हम मिला देते हैं तो हमें एक टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, हम उसके बेसिस पे क्या है कि अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटर्मिन करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस ज़्यादा होगा, अगर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को। ठीक है, द प्रोडक्ट कॉस्ट विल बी इंक्लूसिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड प्रमोशन कॉस्ट। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूडेड होंगी हमारे पास, कि कितनी कॉस्ट लगी है हमें उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, देन उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू द डिफरेंट होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, हमें कितनी कॉस्ट लगी उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, एंड हमें कितनी कॉस्ट लगी उस प्रोडक्ट की प्रमोशन में। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में, सेल्स प्रमोशंस में। ठीक है, इसमें कितनी जो है हमारे पास कॉस्ट लगी, इन तीनों की अगर हम टोटल कॉस्ट को बनाते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, ऑल दीज कॉस्ट विल एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर सेटिंग द प्राइस। ठीक है, अगर तो ये सारी टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आएगी तो अगर वो ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जो है डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो सेट होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने उसमें कुछ प्रॉफिट भी जो है वो ऐड ऑन करना है। ठीक है, अगर तो हमारे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम होगी तो प्रॉफिट ऐड करके भी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये एज अ बेंचमार्क जो है हमें प्रोवाइड करेगा कि हमें कितना प्राइस जो है वो सेट करना है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब in the long run company will try to cover the entire cost of the product, so it will set for itself a profit margin over and above such cost। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर लॉन्ग रन की बात करते हैं, हम अभी अभी तो क्या है कि उसे सस्ते में दे देंगे। ठीक है, बट हमें लॉन्ग रन के लिए देखना है तो क्या है कि कंपनी एक एंटायर कॉस्ट को कवर करेगी, उसके साथ एक प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो ऐड करेगी, सो दैट उसे अगर वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिले उस कंपनी को, जिससे उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, उसकी सक्सेस इंक्रीज होगी एंड उसका मार्केट जो रेट है, मार्केट शेयर है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो एक प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करती है उस होल प्रोडक्ट के कॉस्ट में। ठीक है, these the types of cost included while deciding the price of the product are, कौन कौन सी अब कॉस्ट हैं जो इंक्लूड की जाती हैं उस प्रोडक्ट के प्राइस को डिटर्मिन करते वक्त।
ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब ये ऐसी कॉस्ट है जो क्या है कि हमारे पास ऑलवेज फिक्स्ड रहेगी, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप कम प्रोडक्शन भी कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो इस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जितनी कॉस्ट है आपको बताई गई ये उतनी ही रहेगी, दैट इज़ नोन एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल दी है जैसे कि रेंट ऑफ फैक्ट्री इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर आप किसी रेंट की फैक्ट्री पे में जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 2 प्रोडक्ट भी फॉर्म करोगे, ठीक है, उस टाइम पे भी रेंट तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, आपको रेंट तो सेम ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उस पे क्या है कि वो एक फिक्स्ड कॉस्ट होगी, उसमें कुछ भी चेंजेस जो है वो नहीं होंगे अगर हम बात करें कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। अब these costs are fixed, they have no relation to the level of activity or production of the company, even if there is no production of goods these costs will occur, ठीक है। अगर आप वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो बट आपको रेंट तो देना ही होगा उस फैक्ट्री का, ठीक है, इसके लिए ये इसका कोई रिलेशन नहीं होगा कि आप कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आइदर कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये भी कुछ डिटर्मिन नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आपको इसकी कॉस्ट जो है वो रखनी होगी, उसे फिक्स्ड ही रहेगी ये कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। सेकेंड है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या है हमारे पास कि ये हो सकता है कि अगर आप हाई प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो हाई हो जाए, बट अगर आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट हो सकता है कम हो, ठीक है ना। इसके बेसिस पे आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये आपकी प्रोडक्शन लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपका कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, अगर आपका प्रोडक्शन लेवल कम है तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में है ये, ठीक है। अब there are the costs that vary in direct proportion to the production level of the entity, higher the production higher the cost and vice versa, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है हमारे पास कि जो कॉस्ट है किसके प्रपोर्शन में है, प्रोडक्शन लेवल के प्रपोर्शन में, ठीक है। अगर हाई प्रोडक्शन होगी हमारे पास तो कॉस्ट हाई हो जाएगी, अगर लो प्रोडक्शन होगी तो लो कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, द रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपके पास वेरिएबल हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल की, जिससे क्या है कि आपकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप कम जो है प्रोडक्शन करोगे तो आपको कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, जिससे आपका कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नोन एज एन वेरिएबल कॉस्ट, जो क्या है वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। अब थर्ड आ गया हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या है हमारे पास कि जो कॉस्ट जो है वो वेरी करती है, ज़्यादा वेरी नहीं करती बट कुछ ना कुछ वेरी करेगी वो, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा कि दीज कॉस्ट ऑल्सो वेरी विद द प्रोडक्शन लेवल बट दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोडक्शन लेवल पे वेरी करेंगी बट क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कि ये नहीं है कि आप जितनी प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करोगे उतनी कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है। हो सकता है कि आप जितनी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर रहे हो उसमें हो सकता है कि आपकी कॉस्ट में जो है वो बहुत कम चेंज आए, ठीक है। ये सेमी वेरिएबल है, डायरेक्टली वेरिएबल नहीं होगी। इसमें द सैलरी ऑफ अ मैनेजर इज 10,000, ठीक है। अब एक मैनेजर है हमारे पास, उसकी सैलरी 10,000 है, दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, उसकी सैलरी जाएगी ही जाएगी, ठीक है ना। पर मंथ उसकी सैलरी है तो उसे वो फिक्स्ड अमाउंट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड देन 10% ऑफ हिज सेल्स, अब क्या है कि अगर वो सेल्स करेगा, ठीक है, उसको एक टारगेट दे दिया कि आप अगर इतनी सेल्स करोगे तो आपको 10% और इंक्रीज हो जाएगी आपकी सेल्स, बट जिस मंथ में वो उतनी सेल्स नहीं कर पाएगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी कॉस्ट, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास सेमी वेरिएबल, ठीक है। हो सकता है कि वो कर पाए उस सेल्स को, ठीक है, हो सकता है वो ना कर पाए, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास आ गया सेकेंड पॉइंट, दैट इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो भी डिटर्मिन करेगा कि कितनी प्राइस होगी हमारे प्रोडक्ट की,
ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, बट अगर हमारे प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कम है तो हम अपने प्राइस को कम करेंगे। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल ओनली गिव यू द बेंचमार्क टू डिटर्मिन द प्राइस, द लेवल ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एट अ डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स अफेक्ट प्राइसिंग डिसीजंस। अब इसमें क्या है कि जो कॉस्ट है आपके प्रोडक्ट की वो आपको एक बेंचमार्क प्रोवाइड करेगी कि कितना प्राइस आप रख सकते हो। ठीक है ना, आपको हेल्प करेगी उस प्राइस को सेट करने के लिए जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। ठीक है, बट आपको जो आपकी डिमांड है वो आपको डिसाइड करेगी कि आप कितने डिफरेंट पॉइंट्स पे अपना प्राइस रख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप अपने प्रोडक्ट को हाईली प्राइस्ड कर सकते हो, बट अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को अगर हाई कर दोगे तो उसका क्या है कि कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अब हाई डिमांड माइट अलाउ फॉर हाई प्राइजेस वाइल लो डिमांड कुड रिक्वायर कम्पिटिटिव प्राइसिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, अब अगर आपका प्राइस हाई है तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगर डिमांड हाई है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी हाई प्राइस कर सकते हो। बट अगर आपकी डिमांड लो है तो क्या है कि आप अपने, क्यों लो है हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कंपटीशन आ जाएगा, तो आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को भी लो कर दोगे सो दैट क्या है कि आप उस कंपटीटर मार्केट में एग्जिस्ट कर पाओ एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर पाओ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि कैसे डिमांड पे अफेक्ट होता है हमारा प्राइस। ठीक है, अब while determining the price the firm must also consider the demand for its product। ठीक है, अगर उसने प्राइस को डिटर्मिन करना है तो फिर्म को देखना होगा कि उस प्रोडक्ट का की कैसी डिमांड है। ठीक है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इलास्टिसिटी के बेसिस पे। अब इलास्टिसिटी कैसी है कि अगर हम क्या थोड़ा सा भी अगर हम अपने प्राइस में चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है हमारे पास डिमांड में। ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो इलास्टिक इन नेचर है। ठीक है, बट क्या है कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को कवर करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू द गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इलास्टिसिटी क्या है कि कितनी चेंज आ रही है अगर हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करेंगे तो कितना चेंज आएगा उस प्रोडक्ट की डिमांड में। ठीक है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो हम अगर क्या है कि स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज करते हैं हम अपने प्राइस में, तो अगर लार्ज प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है डिमांड में तो क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक इन नेचर होगा। एंड अगर बहुत कम चेंज आ रहा है, अगर हम प्राइस को चेंज करते हैं एंड डिमांड में बहुत कम चेंज आ रहा है, देन दैट इज नोन एज इन इलास्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें भी यही लिखा है, इफ ड्यू टू द स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस द डिमांड चेंजेस बाय लार्ज प्रोपोर्शन द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक चेंज होगा जब हम थोड़ा सा भी उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज लाया तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया प्रोडक्ट की डिमांड में। ठीक है, दैट इज नोन एज डिमांड इलास्टिक डिमांड। ठीक है, बट जब हम क्या है, ऑन द अदर हैंड डिमांड इज सेड टू बी इन इलास्टिक इफ अ चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट द डिमांड मच। ठीक है, अगर हम प्राइस में चेंज ला रहे हैं बट एंड डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो दैट इज नोन एज इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर हम प्राइस को हाई भी कर रहे हैं बट क्या है कि उसकी डिमांड जो है वो उतनी ही है। ठीक है ना, सो क्या है कि दैट इज नोन एज इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, सो ये हो गया कि कैसे हम डिमांड के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटर्मिन करेंगे। थर्ड आ गया हमारे पास कंपिटिटर्स। अब कंपिटिटर्स क्या है हमारे पास, जनरली हायर द कंपटीशन इन द मार्केट द लोअर इज द प्राइस देन द फिर्म कैन चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपके पास जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, ठीक है, कस्टमर्स तो हैं बट क्या है कि आपके पास उतने ही कंपिटिटर्स भी हैं, जिससे क्या होगा कि कंपिटिटर्स के कारण आपके प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो कम हो रही है।
जिसके कारण क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम करना होगा, सो दैट क्या है कि आप उस कंपिटिटर मार्केट में एग्जिस्ट कर पाओ एंड लार्ज अमाउंट ऑफ जो कस्टमर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर पाओ अपने प्रोडक्ट के लिए एज कंपेयर टू द अदर कंपिटिटर्स। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ हाई कंपिटिशन इफ अ फर्म अटेम्प्ट्स टू change a high price, it would lose its customers to the competitors। ठीक है, अगर वो चेंज करती है अपने प्राइस को, उसका कंपटीशन हाई है, ठीक है, इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ जो कस्टमर्स हैं हमारे पास, जो कंपिटिटर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है ना, अब उस हाई कंपटीशन में क्या है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को हाईली प्राइस कर देते हो तो आपके अदर सब्सिट्यूएंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, दैट इज देयर कंपिटिटर्स। ठीक है, वो क्या है, कस्टमर्स आपके स्विच कर जाएंगे आपके कंपिटिटर के प्रोडक्ट से, जिससे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को लूज कर दोगे ड्यू टू द कंपटीशन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ अ फर्म फेसेस अ लिटिल कंपटीशन फॉर इट्स प्रोडक्ट देन इट हैज़ द फ्रीडम ऑफ चार्जिंग अ हाई प्रोडक्ट। ठीक है, अगर तो आपकी जो फर्म है उसमें बहुत कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, आप एक या दो कंपिटिटर्स अवेलेबल हैं, उस टाइम पे क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आप क्या है उस प्रोडक्ट के प्राइस को हाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा जो है वो कंपिटिटर्स नहीं मिल रहे हैं एंड ज़्यादा कस्टमर्स आपके लूज नहीं होंगे जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज भी कर रहे हो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास, गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। अब इसमें क्या है कि अगर देखो कि अगर आप अभी तक आपकी कंपनी जो है एक प्रोडक्ट को लेके वो एक ही कंपनी है, ठीक है ना, उस पूरी मार्केट में, देन क्या है कि आपको तो चांस मिल जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई कर दो। ठीक है, जिससे क्या है कि हाईली प्राइस्ड प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। बट इसी बात को लेके जो है वो गवर्नमेंट्स जो है, सो दैट क्या है कि कस्टमर्स जो है उन्हें हाईली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स को जो है फेस ना करना पड़े, तो क्या है कि उन्होंने वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, हम इसमें डिस्कस करते हैं। द फर्म्स which have a monopoly in the market habitually charge a high price for their products। ठीक है ना, जो क्या है ओनली एक ही है, उनकी मोनोपोली हो गई है, तो क्या है कि वो एक ही कंपनी जो है एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, उसका कोई भी कंपिटिटर जो है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास 650 पैरासीटामोल है, ठीक है ना, उसके एक कोई भी कंपिटिटर नहीं है। जैसे वो डोलो है, वो एक मोनोपोली कंपनी बन गई है, ठीक है ना, जो क्या है उसका कोई कंपिटिटर ही नहीं है। ठीक है, जिससे क्या है कि वो हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकती है। ठीक है, इसी बात को लेके क्या हुआ, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज। ठीक है, इस बात को लेके कि जो कस्टमर है उन्हें बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ना पे करना पड़े किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो गवर्नमेंट ने जो है अपने प्रोडक्ट एंड कमोडिटीज़ के प्राइजेस को रेगुलेट कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने कुछ लिमिट्स फॉर्म कर दी कि आप इस लिमिट से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। ठीक है ना, फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट अप्लाई वेरियस टैक्सेस एंड इवन सेट द प्राइस लिमिट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज एसेंशियल ड्रग्स विच कैन लीड टू either increase the prices due to taxes or decrease the prices due to set limits। ठीक है ना, अब उन्होंने क्या है कि अगर हम बात करते हैं लिमिट्स की, तो उन्होंने लिमिट सेट कर दी कि आप इससे ज़्यादा प्राइस जो है अपने प्रोडक्ट का नहीं कर सकते एंड इससे ज़्यादा प्रोडक्ट प्राइस से आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। ठीक है ना, जिससे क्या है कि उसका खुद ब खुद प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वेरियस टैक्सेस लग रहे हैं, जैसे जीएसटी लग गई। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के प्राइस जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ आ गया हमारे पास मेथड ऑफ मार्केटिंग। कौन से मेथड से आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, कौन से मेथड से आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो, वो भी डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होगा। ठीक है, द मेथड ऑफ मार्केटिंग यूज्ड बाय द फर्म सच एज डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर सर्विसेज, ब्रांडिंग एक्सेट्रा ऑल्सो अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द फर्म यूजेज इंटेंस एडवर्टाइजिंग फॉर द प्रोडक्ट देन इट वुड बी चार्ज्ड अ हाई प्राइस।
ठीक है। अब क्या है कि कौन सा मेथड आप मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उस प्रोडक्ट की, ठीक है, कैसे आप प्रमोशन कर रहे हो, कितनी आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट्स कितनी हो रही हैं, किस लेवल पे हो रही हैं, ठीक है ना, आपकी कस्टमर सर्विसेज या ब्रांडिंग पे आपकी मेन ऑब्जेक्टिव है, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा खर्च करोगे उतना ही आपका प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कॉस्ट इंक्रीज होगी देन डायरेक्टली उसका प्राइस भी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो मेथड्स हैं हमारे पास वो डिटर्मिन करेंगे कि वो कैसा प्रोडक्ट का प्राइस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि इफ़ फर्म यूजेस इंटेंस एडवर्टाइजिंग, ठीक है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या है कि हम उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई लेवल पे सेट करेंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि प्रोडक्ट जो है हाईली प्राइस्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब सिक्स्थ आ गया हमारे पास प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी प्राइस को डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, another factor affecting the price of an item for consumption is pricing objectives, profit maximization, obtaining market share, leadership, surviving in a competitive market, and obtaining product quality leadership are the प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को हाईली प्राइस्ड प्रोडक्ट फॉर्म करके उसके प्रॉफिट को गेन करना है जितना हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव हो कि आपने मार्केट शेयर में लीडरशिप को ऑब्टेन करना है, ठीक है, या आपने इतनी कम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट करना है, सरवाइव करना है, तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़े। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसे मेंटेन करने के लिए आप, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन है तो आप उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपने उसके अकॉर्डिंग जो है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग दिस फिल्म चार्जेस हाई प्राइजेस टू कवर हाई क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन करने के लिए वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करेगी। ठीक है, जिससे अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो हमें पैसा ज़्यादा लगाना होगा, अगर पैसा लगेगा तो उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई हो गई तो हमारा जो प्राइस है वो भी हाई हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास कि कैसे जो है ये फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं कि हम कैसा प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे, उसको कितने फैक्टर्स हैं वो डिटर्मिन करते हैं, हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।